कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम रिवीजन करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर है। जैसे कि आप जानते हो, अगर आपने देखी होंगी मेरी वीडियोस, तो मैंने पूरा एक चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है। हमने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 कवर कर लिया है। इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी बहुत जल्द मैं डालूंगी। उसके जो नोट्स होंगे बिजनेस और इकोनॉमिक्स के, वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 की रिवीजन से। हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, हमने समिता का एग्जाम्पल पढ़ा था एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, उसे स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में। सबसे पहले प्रायोरिटी एनसीईआरटी को ही देनी है। तो अगर हम मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक दिन या 2 दिन में होने वाला काम नहीं है, या सिर्फ एक दिन का काम नहीं है कि सिर्फ एक दिन में आप मैनेजमेंट को करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लगातार कंटिन्यूसली चलते रहने वाला प्रोसेस है, एक साइकिल है। इस साइकिल में आप फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन भी आता है, वो कुछ अलग नहीं है, वो भी इसी का पार्ट है, मैनेजमेंट का ही पार्ट है। वो सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके चलता है। आगे मैं पढ़ाऊँगी, हम रिवीजन करेंगे उसकी भी। इन पे एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है फंक्शंस पे। प्लानिंग का एक अलग चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग का अलग चैप्टर, स्टाफिंग का अलग चैप्टर। तो आपको इन पे डेडिकेटेड चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें भर भर के आप कंटेंट पढ़ोगे, फिर केस स्टडीज भी सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं हम मैनेजमेंट में, कि हम क्या मैनेज करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं काम को। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। ये मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। प्लानिंग होती है सबसे पहले, देन ऑर्गेनाइजिंग होती है। प्लान किया, अच्छा हमें ये काम करना है, हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, बट उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। डेट रेज करेंगे कि हमारे पास किसी की कंपनी के पास ऑलरेडी इतना पैसा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से डेट लेना ही उन्हें पड़ता है, उन्हें कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ता है, सब कुछ अपनी जेब से नहीं लगा देते। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टाफिंग, जिसमें आप लोगों को इकट्ठा करते हो। ठीक है, आपने प्लानिंग भी कर ली, क्या काम करना है, रिसोर्सेज भी इकट्ठे कर लिया आपने कि हमें कैसा मटेरियल चाहिए, हमें कैसे लोग चाहिए, हमें किस तरह का हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है। हमारा जो कंपनी है वो हम कहाँ पे सेटअप करेंगे। ठीक है, वो सब हमने ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज कर लिया। उसके बाद हम स्टाफिंग करते हैं लोगों की, कि हमने जो रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो उसका इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन में काम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम स्टाफिंग करते हैं। अब स्टाफिंग कहाँ से होगी? एक्सटर्नल फ्रेश ब्लड हम ढूंढ रहे हैं, यंगस्टर्स को ढूंढ रहे हैं जो अपना इनोवेटिव आइडियाज़ और अपने जो स्किल सेट है उसे कंपनी में ला सकें। ठीक है, तो हम स्टाफिंग करेंगे। उसके बाद डायरेक्टिंग, हम चेक करेंगे कि क्या हमने जैसा सोचा था काम वैसे हो रहा है। हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, हम उन्हें इंसेंटिव्स देंगे, हम उन्हें सुपरवाइज करेंगे। देन हम आते हैं, लास्ट हमारा है कंट्रोलिंग, कि हमने जैसा सोचा था क्या वैसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है काम का कि नहीं। और अगर नहीं हुआ वैसा जैसा हमने सोचा था, प्लान किया था, फर्स्ट स्टेप जो था हमारा प्लानिंग, अगर हम अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाए तो हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग में हम डेविएशंस चेक करेंगे एंड देन उनके अगेंस्ट एक्शंस लेंगे। कि अच्छा, हमने सोचा था कि हम इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट करेंगे इस साल, बट हम नहीं कर पाए, कुछ परसेंट हम चूक गए, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। वी विल वर्क ऑन दैट, वी विल टेक एक्शन। सो दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो हमने सारे प्रोसेस को समझ लिया।
ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन आगे अभी मैं आपको कवर करवा दूँगी, ठीक है। सो इसी में उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, सारे फंक्शंस का प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एक एनजीओ है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, कहीं जैसी भी है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मैनेजमेंट लागू होता ही है। इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेट करके चलना ह्यूमंस को एंड मटीरियल रिसोर्सेज। मटीरियल रिसोर्सेज मतलब आपका जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, मे बी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो अपनी कंपनी में या कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो, तो जो भी आप डेटा, जो भी आप मटीरियल यूज़ कर रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसे लोगों के साथ अलाइन करना, दैट इज़ व्हाट कोऑर्डिनेशन। दोनों के बीच तालमेल बिठाना। ये ना हो कि आपके पास सामान तो पूरा है, मटीरियल तो आपके पास है सामान बनाने के लिए, बट आपके पास लोग नहीं हैं उस मटेरियल का इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या फ़ायदा ऐसे मटेरियल का? यह मटेरियल बहुत ही लो क्वालिटी मटेरियल है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं, तो वो उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है लेकिन लोग हैं काम करने के, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो कहते हैं एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब आ जाएंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये समझ चुके हैं, हाँ। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंसी, इन दोनों का क्या मतलब है? इफ़ेक्टिव मतलब कि काम को टाइम पे फिनिश करना, आप बहुत इफ़ेक्टिव हो अपने काम में, यानी कि आपको जो भी काम दिया गया है, आपकी कंपनी ने दिया है या आपके टीचर ने आपको कोई काम दिया है, ठीक है, तो आपने उस काम को बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करके, टाइमली कंप्लीट करके उसे दिया है, दैट इज़ व्हाट इफेक्टिवनेस इज़। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम है उसमें इफेक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक वर्कर को कहा गया है कि आज आपको 200 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो मतलब आपको 200 प्रोडक्ट्स ही बनाने हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाए, बट बनाए सिर्फ 100 हैं, उसने 200 का टारगेट नहीं अचीव किया, बनाए भी टाइम पे हैं, उसे ये बनाने के लिए पूरा दिन दिया गया था, मान लो उसे 8 घंटे दिए गए थे बनाने के लिए, ठीक है, उसे 8 घंटे दिए गए थे, 200 का टारगेट रखा था, लेकिन सिर्फ 100 ही बना पाया है, तो क्या वो यहाँ पे इफेक्टिव है? वो कहते हैं अपने पूरे काम को टाइम पे फिनिश करना, दिस इज़ व्हाट इफेक्टिवनेस इज। अब खाली टाइम पे फिनिश करना ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उसे कम कॉस्ट में कंप्लीट करना। हर कंपनी चाहती है कि हमारी कॉस्ट कम रहे, हम अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा पाएँ। हर कंपनी यही चाहती है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करें। हर कंपनी कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज़्यादा, लोगों का भला, लोगों तक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पहुँचे ताकि लोग और ज़्यादा हमारी कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को पसंद करें, खरीदें। तो यहाँ पे दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहा गया है दैट ये दोनों 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इन दोनों का होना एक ऑर्गेनाइजेशन में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने ये सारे समझ लिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं इफ़ेक्टिवनेस। अमेज़न, सबने नाम सुना है, अमेज़न प्रॉमिस करता है हम आपको टाइमली डिलीवरी करेंगे, ठीक है। आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, किसी भी चीज़ का ऑर्डर प्लेस किया, आपने ब्रेड, बटर, या आपने कोई क्लोथ्स खरीदे हैं, आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, वो आपको फास्टेस्ट डिलीवरी देंगे। ऑर्डर्स आर डिलीवर्ड ऑन टाइम, 1 से 2 दिन, एंड गोल्स आर अचीव्ड। आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया है वो या तो उसी दिन आ जाएगा, या आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर निकल चुका है, वो कितनी दिन में, कितनी देर में आपके पास पहुंचेगा। दिस इज़ व्हाट इफेक्टिवनेस इज। टाइमली अचीव करना अपने गोल्स को इफेक्टिवनेस होता है। कम कॉस्ट में अचीव करना एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी मीन्स यूजेस। अब अमेज़न क्या करता है, अब जो सामान आप तक पहुंचाते हैं वो सामान वो घर से थोड़ा ना लाते पैक करके, या कंपनी के पास थोड़ी ना जाते, उन्होंने वेयर हाउसेस बनाए होते हैं,
उन्होंने लोकेशन सेट की होती है और उनके पास वेयर हाउसेस सेटअप किए होते हैं। वहाँ से सामान उठाकर वो अपने लोकेशन के थ्रू चेक कर लेते हैं कि अच्छा इस लोकेशन पे मुझे डिलीवर करना है, तो मतलब इसके नियरेस्ट जो वेयर हाउस होगा मुझे वहाँ से सामान पिक करके यहाँ तक पहुँचाना है। वो लंबे रूट्स तक नहीं जाते, लंबे रूट कवर नहीं करते, शॉर्टेस्ट रूट कवर करते हैं ताकि वो अपने काम में एफिशिएंट हो सके, टाइमली भी कर सके और कम कॉस्ट में। फ्यूल भी तो लगेगा, जिस पे भी वो आते हैं मोटरसाइकिल पे आते हैं आपको डिलीवर करने, फ्यूल भी तो लगेगा। इसलिए दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये अमेज़न करता है, अमेज़न बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट काम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने क्या पढ़ा? हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है। हमने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शंस भी हमने समझे। फिर हमने समझा कि दो टर्म्स हमने समझे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब हम समझ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कि क्या फीचर्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरी है मैनेजमेंट में होना। गोल ओरिएंटेड, सबसे पहले जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन इन मैनेजमेंट, तो हम उसमें पहले सबसे पहले गोल ही सेट करते हैं प्लानिंग में कि हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है काम करने का। ठीक है, उसके बाद आपके जो गोल्स हैं वो बहुत ही क्लियरली होने चाहिए, स्टेटेड होने चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके। यानी कि आपके वर्कर्स जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको आप क्लियरली समझा पाओ कि आपका मोटिव क्या है काम करने के पीछे। ऑल परवेसिव को कहते हैं, ये हर जगह लागू करता है, मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है, छोटी बड़ी सोशल इकोनॉमिक कोई जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है हर जगह लागू होता है मैनेजमेंट। आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होता है, स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है, कंपनी में भी मैनेजमेंट होता है, कॉलेजेस में भी मैनेजमेंट होता है, हर जगह मैनेजमेंट लागू होता है। उसके बाद वो कहते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप पहले काम को मैनेज करते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो काम कर रही है तो उसका मकसद है कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना, कोई ना कोई सर्विस रेंडर करना लोगों को, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहला काम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि आप जो काम कर रहे हैं उसे आप उस परफॉर्मेंस को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कितना एफिशिएंट एंड एफिशिएंसी के साथ आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि आप लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अलग अलग बिहेवियर है, उनका काम करने का भी तरीका अलग है, तो उन्हें कैसे मैनेज करना है, ये सबसे मेजर टास्क होता है मैनेजर के लिए, लोगों को मैनेज करना, उन्हें कन्विंस करना कि वो वैसा काम करें जैसा हम चाहते हैं, जैसा कंपनी चाहती है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। दिस इज इंटर रिलेटेड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दोनों को इंटर रिलेट करता है कि हमें लोगों को भी मैनेज करना है और हमें काम को भी मैनेज करना है, और दोनों को इंटीग्रेट करना मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करेगा? ह्यूमंस। कौन सा और जो वो काम कर रहे हैं दैट इज़ देयर वर्क, तो हम यहाँ पे ह्यूमंस और उनके वर्क को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तभी ये कहा गया है कि ये इंटरलिंक करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को। नेक्स्ट, तो हमने कितने फीचर्स पढ़े? हमने पहले पढ़ा कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारी डायमेंशंस है उसकी। हमने जिसमें पढ़ा इसके अंडर ही 3 पॉइंट्स आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारा आता है कंटिन्यूस प्रोसेस, पढ़ चुके हैं हम, अभी पढ़ा था, प्रोसेस है ये, कंटिन्यूस है, साइकिल की पहिए की तरह चलता रहता है, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्या अकेले आप मैनेजमेंट कर सकते हो? मैं आपको कह दूँ कि आपको एक कंपनी को अकेले मैनेज करना है, आप कर सकोगे? नहीं कर पाओगे, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने काम को आगे डेलीगेट करना पड़ेगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन का लेन देन करना पड़ेगा, फिर ही आप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को कंडक्ट कर पाओगे सक्सेसफुली। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ लोग मिलकर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनके गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब चेंजिंग फंक्शन। चेंजिंग क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस
अपने काम को कर रहे हैं स्मूथली, ठीक है, दे आर कंडक्टिंग देयर वर्क स्मूथली। कोई सेल फोन बना रहा है, कोई लैपटॉप बना रहा है, कोई एसी बना रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है कंपनी, ठीक है। बट इकोनॉमी चेंज हो रही है, सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी की बात लोग कर रहे हैं, तो क्या ये सब चेंजेस अफेक्ट नहीं करेंगे कंपनी को? डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे। सो कंपनी जैसे पहले काम कर रही थी, क्या आज भी वैसे ही काम करेगी? नहीं। कंपनी अपना गोल नहीं चेंज करती यहाँ पे, रिमेंबर, कंपनीज अपना गोल नहीं चेंज कर देंगी कि मार्केट में जी बहुत चेंज आ रहा है, देयर आर पॉलिटिकल पॉलिसी, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई तो नई पॉलिसी लेकर आई है, हमें अब हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, हम पिछले गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता, गोल्स को तो अचीव करना ही है, बट काम करने का तरीका, चीज़ों को करने का तरीका बदल जाएगा। तभी कहा गया है मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, जहाँ फैक्टर्स के बदलने से गोल नहीं बदल जाता, बट काम करने का तरीका बदल जाता है। अब लोग एआई की बात कर रहे हैं, तो सब कंपनीज एआई की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, या उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो एआई को समझते हों, जिन्हें एआई इंटीग्रेशन आता है विद देयर वर्क। So companies are not changing their goal, but they are changing the way they do their work. Example, इंडिया में मैकडॉनल्ड्स ने इंट्रोड्यूस किया था आलू टिक्की बर्गर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीफ बर्गर। उन्हें पता था कि जो इंडिया में लोग रहते हैं, जो आबादी है सबसे ज़्यादा, वो हिंदू लोगों की है, जो रिलीजियस पीपल हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो ये सब बीफ वगैरह, मीट, ये सब नहीं खाते। तो वो क्या प्रेफर किया उन्होंने कि हम इंडियन लोगों के लिए क्या लेके आएंगे? आलू टिक्की बर्गर, हाइजीनिक, फुल उनके खाने लायक जो चीज़ है, हम वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उन्होंने गोल नहीं चेंज किया कि नहीं हम बर्गर बनाना ही छोड़ देंगे, हम छोड़ ही देंगे बर्गर बनाना भी, इंडियन लोग तो खाते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में अगर उनको आना था तो उन्होंने आलू टिक्की के साथ इंट्रोडक्शन किया अपना। समझ रहे हैं आप कि गोल नहीं बदलता, काम करने का तरीका बदल जाता है, कुछ नया इनोवेटिव होता है। यहाँ पे इनोवेशन काम ज़रूर करती है, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि आप देख नहीं सकते हो मैनेजमेंट को, बट यू कैन फील, आपको सेंस हो जाता है कि ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ मैनेजमेंट बहुत तरीके से काम करता है, राइट। सो इसलिए इसे कहा गया है एक इंटेंजिबल फोर्स है। आई होप आपको साइड बाय साइड याद हो रही चीज़ें। मेरा मोटिव यही है कि आप क्रैम ना करो, बस आप समझो चीज़ों को प्रैक्टिकली समझकर और फिर उसे लिखो। टेक कॉपी पेन, पॉज द वीडियो और सारे पॉइंट्स को एक बार लिखो, हेडिंग्स लिखो, डेफिनेशन को लिखो, लिख कर देखो, या अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो सभी के सभी बच्चे जो भी तुमने पढ़ाया है। बीच बीच में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पॉज, समझने के बाद पॉज करो एंड नीचे जाके उसे लिखो, ताकि तुम्हें साइड बाय साइड रिवीजन हो जाए, तुम्हें रट्टा नहीं मारना है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सिर्फ एक प्रॉफिट कमाने थोड़ा ना ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो सर्वाइव करना, कंपटीशन बहुत है, ठीक है, अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो सर्वाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि ये ना हो कि हम प्रॉफिट तो कमाने के, प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे और हम गेम से ही आउट हो गए, हमारी कंपनी बंद हो गई, तो उसका क्या फ़ायदा। तो सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ सर्वाइवल। हर कंपनी चाहती है कि हम कम से कम इतना पैसा तो कमाएं जितना हमने लगाया है, हमारी कॉस्ट तो कवर हो एटलीस्ट, तक यहाँ लिखा है मैंने, टू एटलीस्ट कवर द कॉस्ट। सर्वाइवल का मतलब है कि मैंने अगर 100 रुपये लगाए हैं तो मेरे को एटलीस्ट 100 रुपये तो मिले, नो प्रॉफिट नो लॉस। सर्वाइवल होना चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। 20%, 30%, 40%, कुछ तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम कमाएं, कॉस्ट कवर करने से भी तो काम नहीं चलेगा। मेयर सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ, प्रॉफिट कमाना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप कॉस्ट भी कवर करते हो और रिस्क भी बियर करते हो प्रॉफिट में, ठीक है। सिर्फ कॉस्ट कवर करना काम नहीं है, यहाँ रिस्क बियर करते हो तभी प्रॉफिट्स होते हैं।
उसके बाद थर्ड चीज़ आती है ग्रोथ पे फोकस करते हो कि अब सर्वाइवल भी हो रहा है, मतलब हम सर्वाइव अच्छा कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट भी अच्छा बन रहा है, अब हमें ग्रोथ चाहिए, हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। सपोज मेरे कपड़ों का काम है, पहले मैं सिर्फ बच्चों के कपड़े बनाती थी, ठीक है, मैं सिर्फ 12 साल तक के बच्चों के कपड़े बनाती थी। अब मैं थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ, मैं मेल के लिए भी कपड़े लाना चाहती हूँ, मैं वुमेन के लिए भी कपड़े लाना चाहती हूँ, मैं नए नए तरह के सूट, साड़ीज़, ड्रेसेस, कैजुअल वियर भी लाना चाहती हूँ। सो अब मैं उस पर ध्यान दूँगी, अब मैं ग्रोथ पे ध्यान दे रही हूँ, मैं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करूँगी। अगर मैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाऊँगी तो मुझे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे, इसे भी ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, सर्वाइवल का ही एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग डिफिकल्ट periods like in COVID-19 lockdown, McDonald's focused on survival by starting contactless delivery, increasing takeaway services, reducing some operating cost. लॉकडाउन में मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश की, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि जो रोज़ लगातार के जो काम से कॉस्ट बनती है, ऐसे काम से ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होते हैं, जो रोज़ आपके खर्चे बनते हैं, तो उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया ताकि हम लोगों तक, अगर हमारी कॉस्ट कम होगी तो हम लोगों को सस्ते में सामान दे पाएंगे, हमें महंगा करके नहीं बेचना पड़ेगा। जब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी जहाँ लोग ऑलरेडी काम बंद करके घर पे बैठे थे, तो दे वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि वो कोई स्पेंडिंग कर सके। सो मैकडोनल्ड्स ने ये चीज़ सोची कि हम अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करके एक अच्छी अमाउंट पे सर्विस दें ताकि लोग उस सर्विस को लॉकडाउन में भी खरीदें, लॉकडाउन में भी कंसिडर करें। तो द मेन एम वॉज टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग एंड अवॉइड लॉसेस, कि हम सर्वाइवल करते चलें, हम गेम से आउट ना हो जाएं। अब इतनी टफ सिचुएशन है, सबके लिए ही टफ सिचुएशन थी, कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी। सो मैकडोनल्ड्स ने यही सोचा कि हमें यहाँ पे सर्वाइव करना ज़रूरी है, इस वक्त प्रॉफिट बनाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये भी एक चीज़ समझने वाली है कि सिचुएशन कैसी है, आपको उस सिचुएशन में ऑपरेट करना है। जैसे कि लॉकडाउन की सिचुएशन थी जहाँ मैकडोनल्ड्स ने सोचा कि प्रॉफिट कमाना अभी हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, जबकि सर्वाइवल हमारा मोटिव होना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को कम करके लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे, प्राइजेस पे लोगों को सामान बेचना, सर्विसेज देना, ये काम मैकडोनल्ड्स ने किया। प्रॉफिट, मैकडोनल्ड्स अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग बर्गर्स, फ्राइज, बेवरेजेस एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों से मैकडोनल्ड्स पैसा कमाता है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रखता है, इन चीज़ों को बनाने में जो भी पैसा लगता है उसे कम रखता है ताकि वो थ्रू बल्क परचेजेस, क्योंकि वो बल्क में सामान खरीदते हैं, जब उन्हें सामान सस्ता पड़ेगा प्रोड्यूसर को, तो वो आगे सामान भी सस्ते में ही बेचेगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर को महंगा पड़ रहा है तो वो आगे महंगे में ही बेचेगा। यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग एंड हाई कस्टमर वॉल्यूम, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा रश होना चाहिए, ज़्यादा कस्टमर वॉल्यूम होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग होनी चाहिए, ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रॉफिट्स हेल्प्स द कंपनी पे एक्सपेंसेस एंड रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर्स को भी खुश रख रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे डिविडेंड्स दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, वो कस्टमर को भी ध्यान दे रहे हैं, कस्टमर किस तरह का कस्टमर है, हमें किस तरह का, हमें उन्हें सामान डिलीवर करना है, जो खाने पीने का सामान है जो डिलीवर करना है वो किस तरह का होना चाहिए, किस प्राइस का होना चाहिए, ताकि वो भी सेटिस्फाइड रहे और कंपनी अपने एक्सपेंसेस को भी पे करती जाए थ्रू द प्रॉफिट्स। तो ये पूरा मोटिव है, हमने मैकडोनल्ड्स के एग्जांपल से प्रॉफिट को समझा कि कम प्रोडक्शन कॉस्ट को रख के हम अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करें, लोगों तक अच्छे प्राइस पे हम कस्टमर को सामान पहुंचाएं और अपने शेयर होल्डर्स को भी हैप्पी रखें, खुश रखें। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब मैकडोनल्ड्स ग्रोथ को कैसे शो करता है, ओपनिंग न्यू आउटलेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। पहले सिर्फ विदेशों में था, अब इंडिया में भी है मैकडोनल्ड्स का नाम। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेन्यू आइटम्स, नए नए आइटम्स को इंट्रोड्यूस करना अपने मेन्यू में। वही 10 साल पुराना मेन्यू थोड़ी ना चल रहा है, आज भी डिफरेंट चीज़ें, नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए।
एक्सपैंडिंग ऑनलाइन डिलीवरी एंड डिजिटल ऑर्डरिंग, आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो मैकडॉनल्ड्स से, ये भी एक अच्छा फीचर है, ये भी एक अच्छी सर्विस है। ग्रोथ इंक्रीजेज द कंपनीज मार्केट शेयर एंड फ्यूचर अर्निंग्स, ग्रोथ से उनकी विजिबिलिटी भी बनती है कि अच्छा ये बहुत तरह के प्रोडक्ट्स, बहुत तरह की चीज़ें बेचते हैं, एक विजिबिलिटी बनती है, ये भी ग्रोथ है। कंपनी अर्न भी अच्छा कर रही है, ये भी एक ग्रोथ है। और कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है, ये भी एक ग्रोथ है। सो ग्रोथ के हमने बहुत सारे पॉइंटर्स समझे विद द हेल्प ऑफ मैकडॉनल्ड्स। आई होप आपको समझ आया यहाँ तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप डेफिनेटली लिख के बताएं। नेक्स्ट हमने फर्स्टली समझा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले सर्वाइव करना है, प्रॉफिट कमाना है फिर ग्रोथ चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या बात करते हैं, सोशल में कहते हैं कि हम लोगों का, समाज का भला करें। अपना भला तो कर लिया, लोगों का भला भी तो करना है हमें। हम कोई स्कूल्स खोलें, हम कोई एनजीओ खोलें, हम कोई हॉस्पिटल बनाएं, हम मुफ्त एजुकेशन दें बच्चों को, हम रूरल एरियाज़ में जाके काम करें ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वो भी पैसा कमाएं, उन्हें शहर में आने की ज़रूरत ना पड़े, वो वहीं बैठे पैसा कमा सकें। ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बट कंपनीज़ का भी काम है। सो वेदर इट इज़ अ बिजनेस और अ नॉन बिजनेस, कोई बिजनेस है या एनजीओ है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंसिस्टेंटली क्रिएट करें इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सोसाइटी। इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि पैसा बनाने में हेल्प करें सोसाइटी को। ये नहीं कि फ्री में सबको 100-100 रुपये बांट रही है, पैसा बनाना नहीं होता। पैसा बनाने का मतलब क्या है कि लोगों को रोज़गार देना, या तो उन्हें अपनी कंपनी में काम दो, अपनी कंपनी में नहीं दे सकते तो उन्हें किसी भी छोटे मोटे रोज़गार में लगा दो, ताकि वो वहाँ से पैसा कमाएं और इकोनॉमी में सर्व करें, जीडीपी में ग्रोथ आए। टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं, एजुकेशन सपोर्ट देता है, बच्चियों के लिए स्कूल खोलते हैं, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, ताकि वो वहाँ जाके कम पैसों में या मुफ्त में पढ़ सकें, जो पढ़ना चाहते हैं, जो बड़े बड़े एलीट क्लास स्कूल्स में नहीं जा सकते पढ़ने। हेल्थ केयर सर्विसेज देता है गरीब लोगों को, छोटे छोटे क्लिनिक्स खुले होते हैं रूरल एरियाज़ में, टीम जाती है टाटा की वहाँ पर, जो लोगों को समझाती है, वहाँ की जो औरतें हैं, ठीक है, उन्हें अवेयर करवाते हैं डिफरेंट बीमारियों के बारे में, उन्हें उसके बारे में दवा बताते हैं, घरेलू दवाएं या अपनी कोई दवाएं वो देते हैं ताकि वो लोगों को हेल्प कर सकें, हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकें। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी देख रेख करना हेल्थ केयर सर्विसेज में आ गया, टाटा ग्रुप कर रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। उसके बाद कम्युनिटी वेलफेयर करना, साफ़ सफाई कराना, किसी एरिया में, किसी लोकेलिटी में बहुत गंदगी है, वहाँ की साफ़ सफाई, किसी शहर में बहुत गंदगी है, वहाँ की साफ़ सफाई, पानी की समस्या रहती है, पानी बहुत गंदा आता है या सड़कों पे पानी जमा रहता है, खड़ा रहता है, उसको साफ़ करवाना, ये काम भी कंपनीज करती हैं, कम्युनिटी वेलफेयर में आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। इससे होता क्या है, अगर ये सब चीज़ें कंपनी करने लगे तो इससे होगा क्या? इससे लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बनाने और प्रॉफिट कमाने तक सीमित नहीं है, ये कंपनी लोगों के भले के बारे में भी सोचती है। और जब ये मैसेज लोगों तक पहुंचता है तो लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके इस इनिशिएटिव के साथ भी जुड़ते हैं और आपकी कंपनी के साथ भी जुड़ते हैं। आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हो रही है, आपकी कंपनी की एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रही है कि ये कंपनी सोशली अवेयर है, लोगों के बारे में भी सोचती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना जिससे गंदगी ना फैले, जिससे पोल्यूशन ना फैले, जिससे जो नाले हैं, नदियाँ हैं, वो गंदी ना हो, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो हमने टाटा का एग्जांपल लेके समझा कि कैसे सोशल ऑब्जेक्टिव कोई कंपनी अचीव कर सकती है, और करना उसका अटमोस्ट एक ऑब्लिगेशन है किसी भी कंपनी के लिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहती है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें लोगों की बात की गई है। They all become the part of the organization to satisfy their diversity। सब जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं उनका खुद का भी तो कोई मोटिव होता है, किसी का मोटिव होता है पैसा कमाना, कि यार मुझे बड़ी अच्छी पैसे कमाने, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ या पूरी कर सकूँ, ठीक है, या तो मुझे ग्रोथ चाहिए या मुझे एक्सपीरियंस चाहिए या मैं काम करना अभी सीखना चाहता हूँ इसलिए मैं जुड़ा हूँ इस कंपनी से। तो कोई भी मोटिव हो सकता है काम करने का, जुड़ने का किसी भी कंपनी के साथ।
सो हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस को ला रहा है और उसका मोटिव अलग अलग हो सकता है काम करने का। बट जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तब मोटिव सिर्फ एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करते हो आप और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना आपका मोटिव होता है। तब आप अपने मोटिव्स को असाइड रख के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं डेडिकेटेडली। नेक्स्ट कम्स कि मैनेजमेंट है क्या। ये एक क्वेश्चन पूछा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है कि एक प्रोफेशन है। क्या समझते हो आप इससे कि क्या है, आर्ट है, साइंस है कि प्रोफेशन है, कैसा नेचर है मैनेजमेंट का। तो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम समझते हैं क्या होता है। वो कहते हैं द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विद द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं मैनेजमेंट बहुत चेंज हुआ है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई, जैसे जैसे लोग चेंज हुए, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ठीक है। सो मैनेजमेंट का काम करने का तरीका भी बदला है, बेस्ड बोथ ऑन द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर्स एंड अ सेट ऑफ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप। इन ऑर्डर टू आंसर लेट अस एग्जामिन द फीचर्स ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट टू सी हाउ फार मैनेजमेंट फुलफिल्स देम। हम कहते हैं, हम देखते हैं, चलो हम आर्ट और साइंस दोनों के फीचर्स को पढ़ते हैं, फिर हम ये शायद जान पाएँ कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट एक आर्ट है कि मैनेजमेंट एक साइंस है कि प्रोफेशन है। आर्ट क्या होता है, सिंपल टर्म्स में कहूँ आर्ट क्या होता है, तो आर्ट बेसिकली कोई डांस है, म्यूज़िक है, ठीक है, गिटारिस्ट है, ठीक है, कोई पेंटर है, एक्टर है, स्पीकर है, ये सब क्या मैंने बोला, ये सब आर्ट ही तो है। डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स होते हैं, डांसिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग, एक्टर एक्टिंग करता है, डांसर डांसिंग करता है, म्यूजिशियंस काम करते हैं, गाना बनाते हैं, कंपोज करते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, लिरिकिस्ट। ये सब क्या है, ये आर्ट है, ये कला है हर किसी का। अब जैसे दो एक्टर्स का एग्जाम्पल है, ऋतिक रोशन एक शाहरुख खान है, दोनों एक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, दोनों के पास स्किल क्या है, एक्टिंग का स्किल है, ठीक है। अब ऋतिक रोशन के एक्टिंग करने का तरीका कुछ अलग होगा और शाहरुख खान के एक्टिंग करने का तरीका कुछ अलग है। जो फिल्म्स ऋतिक रोशन ने की हैं वो फिल्म्स शाहरुख खान ने नहीं की, जो शाहरुख खान ने की वो ऋतिक रोशन ने नहीं की। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, काम दोनों का एक ही है, स्किल दोनों के पास एक्टिंग का ही है, बट दोनों का तरीका अलग है, दोनों के डांस करने का, दोनों का चार्म, दोनों की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। तो ये अपना आपका नेचर, बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके स्किल्स में डलता है। सो स्किल इज़ द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मुझे अगर किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो मैं उसे कैसे समझकर आप तक डिलीवर करती हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका बाकी के पढ़ाने के तरीके से अलग होगा। दिस इज़ आर्ट, ठीक है। मेरी पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, ये एक स्किल है। एंड रिजल्ट्स एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ये स्पेलिंग चेक करिएगा, एक्सपीरियंस है। मेरे अपने अनुभव से, मेरी अपनी समझ से जो भी मैंने टॉपिक के बारे में समझा, मैंने उसे अपनी समझ से आप तक पहुंचाया, ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है। और ये सबके लिए डिफरेंट होगा, हर किसी का समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, इन्फॉर्मेशन को देने का तरीका, डिलीवर करने का तरीका डिफरेंट होगा। सो ये किस में आता है, आर्ट में आता है। जैसे हमने एक्टर का एग्जाम्पल लिया, फीचर्स इसके अगर हम देखें तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। पहले कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज, जब आप म्यूज़िक सीखते हो सबसे पहले आपको नोट्स बताए जाते हैं, सा रे गा मा, फिर आपको कुछ ताल सिखाई जाती है, धमार ताल हो गई, तीन ताल हो गई, छप ताल हो गई, इस तरह की बहुत सारी तालें आपको सिखाई जाती हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। फिर आपको कुछ उस्ताद के बारे में पढ़ाया जाएगा, पुराने ज़माने के जो थे, जिन्होंने म्यूज़िक को शुरू किया, जिन्होंने रचनाएँ की डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक में, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको म्यूज़िक की, दरबार में कैसे राग गाए जाते थे। तो ये चीज़ें पहले आप थ्योरेटिकली बुक्स में पढ़ते हो, फिर आप उनको समझकर अप्लाई करते हो। उसके बाद सेकंड फीचर क्या है आर्ट का, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप कितने क्रिएटिवली, आपका जैसे एग्जाम्पल लें, श्रेया घोषाल के गाने का तरीका बहुत डिफरेंट है नेहा कक्कड़ से, ठीक है। श्रेया घोषाल जिस तरह के गाने गाती है, जिस जेनर के गाने गाती है, वैसे गाने नेहा कक्कड़ नहीं गाती। जैसे नेहा कक्कड़ गाती है वैसे श्रेया घोषाल नहीं गाती है, तो दोनों सिंगर ही, बट दोनों के एक्सपीरियंस और दोनों की प्रैक्टिस
डिफरेंट है, दोनों की पर्सनल एप्लीकेशन डिफरेंट है। गा दोनों गा नहीं रही हैं, बट उनका अपना पर्सनल चार्म अलग है उसमें, म्यूज़िक में। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से कि अपनी क्रिएटिविटी से आप जब कोई काम करते हो, दैट इज़ आर्ट। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आपका अपना, वही मैंने कहा ना, आपका अपना चार्म कैसा है, आपकी अपनी समझ कैसी है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन, जो कि सबके लिए डिफरेंट होगा। गाना गाना, डांस करना, हर कोई अलग अलग तरीके से करेगा। उसके बाद वो कहते हैं मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो कहते हैं हम इसको आर्ट कह सकते हैं। हमने आर्ट के बारे में अभी तक पढ़ा कि आर्ट क्या है, उसके फीचर्स को पढ़ा। वो कहते हैं हम मैनेजमेंट को इसके साथ रिलेट करें तो क्या समझते हैं। वो कहते हैं manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situation। वो कहता है मैनेजर जो है ना, वो अपनी एक्सपीरियंस, अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पे जो है मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो तरीका है काम करने का, वो डिफरेंट होगा दैन दी अदर मैनेजर्स। सो ही इज़ इन्वॉल्व इन दी एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके काम करने का तरीका, उसका स्किलफुल मैनर जो है, दैट विल बी डिफरेंट। जो भी गिवन सिचुएशन होगी, जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या कोई प्रोजेक्ट को एंड करना हो, तो उसमें जो भी नॉलेज मैनेजर अपनी यूज़ करता है, जो भी स्किल्स अपने यूज़ करता है, उसमें उसका पर्सनल एप्लीकेशन होगा, यानी कि दैट विल बी बेस्ड ऑन हिज ओन चार्म, उसका खुद का बिहेवियर, उसकी खुद की समझ कैसी है। हर इंसान की समझ, हर इंसान का बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसलिए पर्सनल एप्लीकेशन भी डिफरेंट होगी। देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो भी थ्योरी में, जो भी मैनेजर एक कंपनी को मैनेज कर रहा है, उसका जो भी उसने बुकिश लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, जो भी उसने बुक में ऑथर्स को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, वो उनका इस्तेमाल करेगा। उसके बाद वो कहते हैं अ मैनेजर अप्लाइज दी साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन एंड इशू और अ प्रॉब्लम। जो भी उसने अभी तक साइंटिफिक मेथड्स पढ़े हैं, जो भी उसने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है, एक्सपीरियंस गेन किया है, उसकी मदद से वो किसी भी सिचुएशन, प्रॉब्लम को टैकल करेगा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से लीड कर सके। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो कह सकते हैं, बट क्या हम मैनेजमेंट एज अ साइंस कह सकते हैं? साइंस क्या है? बेस्ड ऑन फैक्ट, यहाँ पे भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, राइट। सो मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जहाँ पे आप बिल्कुल सिस्टम में पढ़ते हैं। अब अगर अपनी साइंस की बुक खोल के देखोगे एनसीईआरटी की, तो बहुत सिस्टम में आपको पढ़ाया गया है। पहले क्या पढ़ाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पढ़ाया गया है। आप 9th क्लास के बच्चे को 12th क्लास का साइंस नहीं पढ़ा दोगे, उसको 9th ही लेवल का ही पढ़ाओगे। तो वो कहते हैं एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस में लैब्स में टेस्टिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बेसिस पे फिर रिजल्ट्स निकलते हैं, आउटकम्स निकलते हैं। दैट इज़ व्हाट साइंस इज। साइंस किन चीज़ों को शोध करता है और फिर उन चीज़ों को मानता है, किसी भी इलॉजिक चीज़ को नहीं मानता। तीसरी चीज़, यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या है? जो भी कोई चीज़ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। साइंस ने अगर ग्रेविटी की बात की, तो ग्रेविटी हर जगह लागू होती है। ग्रेविटी अमेरिका में भी बात करता है, अमेरिका में भी ग्रेविटी के बारे में बात होती है, इंडिया में भी बात होती है, तो वो सबके लिए सेम है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। कोई भी लॉ है, ठीक है, न्यूटन का लॉ है, तो वो सब जगह एप्लीकेबल है। वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह सेम ही रहेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा। सो तभी कहा गया है कि जितने भी साइंस के लॉज हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो यूनिवर्सल हैं, सब जगह लागू होते हैं। देश या जगह के बदलने से वो बदल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज, सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, द आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड और एप्लीकेटेड। अब वो कहते हैं जैसे साइंस में किसी भी चीज़ को टेस्ट किया जाता है, लैब्स में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो कोई ना कोई आउटकम उसका अच्छा बुरा निकलेगा। लेकिन मैनेजमेंट में वो कहते हैं अगर ह्यूमंस के साथ हम डील कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं, तो इनके जो आउटकम्स हैं वो कैसे निकलेंगे हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस जिनमें इमोशंस हैं,
हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे हैं जब हम मैनेजमेंट की बात करें। हम मैनेजमेंट में लोगों और लोगों के बिहेवियर को डील करते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। हम किसी के भी बारे में कुछ कह नहीं सकते। ह्यूमन नेचर के बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए हम मैनेजमेंट को एक इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, क्योंकि साइंस में किसी भी चीज़ के ऊपर शोध करके आप उसका रिजल्ट दे दोगे, आउटकम निकाल लोगे, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस एंड उनका नेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, उनका बिहेवियर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। नेक्स्ट काम इज, इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। इनएग्जैक्ट साइंस है बट एग्जैक्टली साइंस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एज अ प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन क्या है? वेल डिफाइंड प्रोफेशन, यानी कि सीए का प्रोफेशन, एमबीबीएस कर रखी है, डॉक्टर का प्रोफेशन, लॉयर, टीचर, ये सब क्या है? प्रोफेशन है। तो यहाँ पे भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अच्छी खासी स्टडी करके, एग्जामिनेशन क्लियर करके आपको सीए जैसी, आईएएस जैसी जॉब मिलती है, प्रोफेशन में आप एंटर करते हो। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू, किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको उसका एग्ज़ाम, उसका इंटरव्यू क्लियर करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, फिर ही आप उस प्रोफेशन में एंटर करते हो। लाइक आईआईएम में एंटर करने के लिए आपको कैट क्लियर करना ज़रूरी है, कैट है, जैट है, एनमैट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, स्नैप है, फिर ही आप जाके जो है प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में, बी स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो एमबीए की। सो एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज़। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का ये मतलब है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना होगा, आपको सीए बनना है तो आपको आईसीएआई का मेंबर बनना होगा, आपको कोई ना कोई एसोसिएशन को ज्वाइन करना होगा, फिर आप उस प्रोफेशन का पार्ट बन पाओगे। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्टर्स के लिए भी लिखा जाता है। डॉक्टर बनते हैं जब उनकी सेरेमनी होती है तब वो ओथ लेते हैं कि वो अपने काम को निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। जब भी कोई गवर्नर अपॉइंट होता है किसी भी स्टेट का, तो वो ओथ लेता है कि मैं लोगों के भले के लिए जो है इस पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल मोटिव के लिए इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा हूँ। तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, शपथ लेना, ओथ लेना कि मैं एथिकली काम करूँगा, मैं इस प्रोफेशन में कोई भी इलीगल काम नहीं करूँगा। सर्विस मोटिव, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी लॉयर है, वो कोई भी क्लाइंट का जब केस लेता है तो उसका मोटिव यही होता है कि इसको इंसाफ मिले, इसके साथ कुछ गलत ना हो। कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर चाहता है कि ये पेशेंट मेरे से ठीक होकर ही जाए, सेटिस्फाई होकर ही जाए। सो किसी भी प्रोफेशन में जब आप जाते हो तो उसमें आपका एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करूं और लोगों का भला करूं, सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। वो कहते हैं मैनेजमेंट एग्जैक्टली प्रोफेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। देखो, मैनेजर के लिए कोई एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई है, एग्जैक्ट ये नहीं बताया हुआ कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी भी चीज़ से कि ये एग्जामिनेशन लिख कर ही आप मैनेजर बन जाओगे। कोई भी मैनेजर कहा जा सकता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज अनलाइक प्रोफेशन। तो ऐसा कोई भी डेजिग्नेशन नहीं दी गई है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप मैनेजर बन पाओगे, ये इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही मैनेजर बन पाओगे, ऐसा कुछ नहीं कहा प्रोफेशन में। इसलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, बट मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। कंडक्ट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर मेंबर्स, नो कंपल्शन फॉर मैनेजर्स। वो कहते हैं जैसे कि प्रोफेशन के अंदर अपने क्लाइंट के लिए काम करना ज़रूरी है, बट देयर इज़ नो सच कंपल्शन फॉर मैनेजर्स। यहाँ पे मैनेजर्स ह्यूमंस के साथ डील करते हैं जिनका नेचर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने समझा कि प्रोफेशन किसी भी हद तक मैनेजमेंट किसी भी हद तक प्रोफेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है इन एनी केस। तो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। उसके
उसके बाद आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, कौन से लेवल्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के टोटल 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड बॉटम, या आप जिसे आप कह लो ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट कह लो। टॉप मैनेजमेंट यानी जैसे कि हम CEO कहते हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, उन्हें हम यहाँ पे चेयरमैन हो गए, उन सबको हम इंक्लूड करते हैं टॉप मैनेजमेंट में, जिनका मकसद क्या होता है, गोल्स बनाना, गोल सेट करना, प्लानिंग करना, जिनका काम बहुत स्ट्रेसफुल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो होते हैं टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। ये स्ट्रैटेजाइज करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाना और फिर उन चीज़ों को नीचे तक भेजने का काम कौन करता है, मिडिल मैनेजमेंट करता है। वो अब मिडिल मैनेजमेंट क्रिएट अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल यानी कि ऑपरेशनल, जो काम करवाएंगे। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उनको लिंक करता है। टॉप मैनेजर से जो है सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर उसे नीचे तक पहुंचाता है ताकि काम वर्कर्स तक पहुंच सके और समझे लोग वर्कर्स और उस काम को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजर का काम क्या होता है, ये सबऑर्डिनेट होता है टॉप मैनेजर्स का एंड सुपीरियर होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स यानी कि सुपरवाइजर, जो वर्कर से ऊपर होते हैं। सुपरवाइजर कौन, जो वर्कर से ऊपर होता है, जो सुपरवाइज करता है वर्कर्स का काम कि वर्कर्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं, जो लेबर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे उन्हें सुपरवाइजर मैनेजर्स को फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहा गया है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप बाय टॉप मैनेजमेंट। जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी प्लान्स और गोल्स टॉप मैनेजमेंट ने बनाए हैं ना, उसे इम्प्लीमेंट करने, उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन को आगे नीचे पास ऑन करेगा। द मेन टास्क इज टू प्लान द फॉर्मूला, टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स। अब जो भी प्लानिंग की गई है उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है सुपरवाइजिंग या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जो कि फोरमैन या सुपरवाइजर होते हैं, जो लोअर लेवल हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे नीचे की। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट इनके साथ डायरेक्टली बात नहीं करता, इनके साथ डायरेक्टली बात कौन करता है, मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट इनको टॉप मैनेजमेंट की बताई हुई सारी स्ट्रैटेजीज को कम्युनिकेट करता है इनसे, और फिर सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो आगे अपने वर्कर्स को सारा काम समझाते हैं कि तुम्हें आज ये काम करना है, तुम्हारा ये हफ्ते का, महीने का ये काम है, ठीक है, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, तुम्हें ये काम करना है। और फिर उस काम को अच्छे से समझाने के बाद वो चेक करते हैं कि क्या वो काम वैसा हो रहा है जैसा सोचा गया था। रोज़ इंटरैक्ट करना वर्कर्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ों का काम कौन करता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट योर लास्ट कंसेप्ट इज कोऑर्डिनेशन, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करके चलना। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए जो अकेले इंडिपेंडेंटली काम करे, नहीं कर सकता। सबको एक साथ इकट्ठे होकर काम करना है, चाहे वो लोग हों, चाहे वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सारी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज फॉर्म में काम करें, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ लिंक होकर कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सबको बाइंड करके चलता है, जोड़ कर चलता है। प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो स्टाफिंग नहीं होगा। तो ये सारे एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक लिंकिंग चेन है, चेन की तरह सबको जोड़कर चलती है। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर इंश्योर्स ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स। इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है, लिंक क्रिएट करता है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट करता है फंक्शंस का, कि पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग होगी। कुछ भी आगे पीछे नहीं है, पहले ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकती, फिर डायरेक्टिंग नहीं हो सकता, सबसे पहले प्लानिंग होगी और एंड में कंट्रोलिंग होगा। तो एक ऑर्डरली मैनेजमेंट है सारे फंक्शंस का, और उनको सलीके से करना बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल्स, उनके ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसीडर्ड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि ये एक अलग फंक्शन है मैनेजमेंट का, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग है ना, वैसे कोऑर्डिनेशन एक अलग फंक्शन है, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये जान है मैनेजमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट।
उसके बाद फीचर्स, वही जो हमने अभी तक पढ़ा, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे कि मैनेजमेंट का ही पार्ट है, तो मैनेजमेंट अगर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है तो कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर है, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल, सबका काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन लाना, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट हो, हर हायरार्की में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डेलिब्रेट फंक्शन है, ये कंटिन्यूसली परफॉर्म होता जाएगा और इसका होना बहुत ज़रूरी है। ऑल परवेसिव, हर जगह अप्लाई, आप लिंक कर पा रहे हो, ये मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ ही रिलेट कर रहे हैं। वहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था मैनेजमेंट के फीचर्स में, क्योंकि ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, सारे कामों को एक साथ लेकर चलता है, सारे फंक्शंस को एक साथ लेकर चलता है। सो विद दिस हमने रिवीजन ख़त्म कर लिया है, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो +2 कॉमर्स के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्जेस नहीं है, ना होंगे, इस चैनल पे तो नहीं होंगे, तो आप प्लीज़ ज़रूर से इसे शेयर करें। और अगर आपको मेरी कोई भी सजेशन है मेरे लिए, कोई भी फीडबैक आप देना चाहते तो मोस्ट वेलकम है, ज़रूर से दीजिए फीडबैक। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है। आपके डाउट्स हैं तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली एड्रेस, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और कोई भी चीज़ आपको समझनी हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।